नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए हमारा ये जो जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि आज हम लोग सेट नंबर 7 करने वाले हैं। तो ये सीरीज जो है हम लोगों ने कल से जो है आपका नया पैटर्न को जोड़ा है, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड करके हम लोग जो है इस क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, क्लास में अंत तक बने रहिएगा और यदि सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूद राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित है? ये आपको कौन सा आर्टिकल में जो है ये आपको दिया गया है, ये आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 3 या फिर 303, 325, 440। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा साथियों? तो इनमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका एक, जो कि आपका 3 अनुच्छेद 3 में हमारा दिया है कि मौजूदा जो राज्यों के क्षेत्र सीमा या नामों में कुछ भी जो है परिवर्तन करना है, तो उसका जिक्र जो है अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल नंबर 3 में हमारा जिक्र किया गया। ठीक है। पहला में क्या है? पहला में हम लोग का जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बारे में आपका जिक्र किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। आर्टिकल नंबर 3 में हमारा जो राज्यों का गठन और सीमा नाम परिवर्तन इस सब के बारे में आपका आर्टिकल नंबर 3 में जिक्र किया गया है। अब आर्टिकल नंबर 330 में किस पर बात किया गया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, राज्यसभा के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण के बारे में यहाँ पर आर्टिकल नंबर 330 में, और इसी प्रकार 325 में जो है यहाँ पर क्या है, व्यक्तियों को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर जो है किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने से अपात्र ठहराया नहीं जा सकता है। ये आपका जिक्र किया गया है। ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि भारत देश से अच्छा, यहाँ पर आगे पीछे मिस्टेक हो गया है। भारत को राष्ट्र उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको बताना। ठीक है। राष्ट्र उपभोक्ता दिवस भारत में जो है वो कब मनाते हैं, ये आपको बताना। तो राष्ट्र उपभोक्ता दिवस, तो साथियों ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 24 दिसंबर को भारत में जो है राष्ट्र उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों? तो अगला हमारा इस प्रकार से, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे 24 दिसंबर को जो है हम लोग का राष्ट्र उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपका कब इसका ये 1986 से ये अधिनियम जो है प्रतीत है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों हमारा क्या है कि आर्यभट्टीय पुस्तक किससे संबंधित है, ये आपको बताना। तो आर्यभट्ट पुस्तक जो है ये हमारा किससे संबंधित है? दवा, व्याकरण, शल्य चिकित्सा या खगोल विज्ञान? कौन सा उत्तर हो जाएगा हमारा? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, खगोल विज्ञान से संबंधित है। कौन? ये आर्यभट्ट पुस्तक। ठीक है, ये आपको ध्यान में रहेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये गणितज्ञ जो आर्यभट्ट है, ये 5वीं शताब्दी में ये लिखा गया जो हमारा खगोल विज्ञान से ये संबंधित आर्यभट्ट। और जानकारी अगर देख लेते हैं तो यहाँ पर अगला हम लोग का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर देख सकते हैं, जो लेखक और यहाँ पर जैसे आर्यभट्ट प्रारंभिक भारतीय गणितज्ञों और खगोल शास्त्रों में से एक है। और अवधि ये देख सकते हैं, अवधि 5वीं शताब्दी। और ये जो योगदान है त्रिकोणीय मिति पर योगदान और परंपरा, आर्यभट्ट भारतीय और इस्लामी गणित और खगोल विज्ञान दोनों में से गहन प्रभाव है। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, ये आपको बताना है। तो 1931 में जो हमारा जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, उसके बाद दूसरा 31 में हुआ था, और तीसरा जो हुआ था आपका 32 में हुआ था। ये सारा आपको ध्यान रखना। ठीक है। तो दूसरा में जो है हम लोग का 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें हमारे महात्मा गांधी जो है उसमें क्या किए थे, आपका प्रतिनिधित्व किए थे। ठीक है।
चलिए फिर आगे देख लेते हैं इससे संबंधित हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 में महात्मा गांधी यहाँ पर क्या किए थे, आपका प्रतिनिधित्व किए थे। आगे देख लेते हैं साथियों। अगला हमारा क्या है, अगला हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं। तो ये जो गोलमेज सम्मेलन है 1932 तक जो आयोजित हुआ था, जिसमें श्रृंखला का उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना था और जिसमें ब्रिटिश और भारतीय अधिकारियों तथा भारतीय समुदायों के प्रतिनिधित्व शामिल थे। गोलमेज सम्मेलन है और प्रथम सम्मेलन जो है 1930 में कांग्रेस पार्टी की अनुपस्थिति जो है उजागर हुई। यानी कि पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी जो है वहाँ पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया था। दूसरा में बात करते हैं तो दूसरा में गांधी जी यहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे और गांधी जी के भागीदारी को उल्लेखनीय है। और उसके बाद अगला देख लेते हैं। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, जिसमें अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर ध्यान केंद्रित किया गया था और इसके परिणाम स्वरूप जो है सांप्रदायिक निर्णय पारित हुआ। और परिणाम जो यहाँ पर जो है 1935 में यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसको आप देख सकते हैं कि वे भारत शासन अधिनियम की प्रक्रिया महत्वपूर्ण थी। ठीक है, ये हमारा जो परिणाम है निकल के आया है तीनों गोलमेज सम्मेलन का। आइए फिर आगे बढ़ते हैं साथियों। तो विश्व धरोहर स्थल महान सांची का स्तूप किसके द्वारा निर्मित किया गया था, ये आपको बताना है। तो सांची का जो स्तूप है ये किसके द्वारा साथियों, जो आपका विश्व धरोहर स्थल में आपका शामिल किया गया है। तो सांची का स्तूप यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अशोक के द्वारा ये निर्मित किया गया है। कौन, सांची का स्तूप। आइए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देख लेते हैं। जैसे सांची का स्तूप भारत के सबसे पुरानी पत्थर संरचना में से एक है और भारतीय वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण स्मारक है। इतना ध्यान रहेगा साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे समुद्रगुप्त पर बात करते हैं तो समुद्रगुप्त ये गुप्त साम्राज्य के एक शासक में से जो सैन्य और प्रशासनिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध थे। और दूसरा चंद्रगुप्त पर बात ये समुद्रगुप्त पर हम लोग चर्चा किया। अब चंद्रगुप्त पर बात करते हैं तो ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे और अशोक के दादा थे। वह सांची स्तूप के निर्माण में सीधे तौर पर संबंधित नहीं है। ठीक है, ये चंद्रगुप्त। अब साथियों हम लोग चालुक्य वंश पर चलते हैं। तो दक्षिण और मध्य भारत में अपनी वास्तुकला के लिए जो है ये जाने जाने वाले चालुक्य वंश जो सांची स्तूप में कोई संबंध नहीं रखता है। ये चालुक्य वंश जो कि दक्षिण और आपका मध्य भारत में ये चालुक्य वंश आपका रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था, ये आपको बताना है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था साथियों, तो 1930 में हुआ था, दूसरा 31 में हुआ था और तीसरा हमारा 32 में हुआ था। जो कि दूसरा में आपका गांधी जी हमारा भाग लिए थे। और उसी प्रकार से आपको बताना है कि हमारा जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है उस समय भारत में वायसराय कौन थे। तो भारत में वायसराय उस समय आपका लॉर्ड इरविन भारत में उस समय वायसराय थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतना ध्यान रखना है। आइए इससे रिलेटेड हम लोग का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए साथियों हम लोग देख लेते हैं। तो ये 1930 में आपका जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें इरविन भारत में वायसराय थे। और आगे हम लोग का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और आगे हम लोग देख लेते हैं साथियों लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल कब से कब तक। तो लॉर्ड वेवेल जो है भारत में वायसराय 1943 से लेकर आपका 47 तक भारत में वायसराय रहे थे लॉर्ड वेवेल, जो जिसके समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चरणों और भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत देख रेख। अब लॉर्ड लिनलिथ के ऊपर बात करते हैं। तो इन्होंने जो है 36 से लेकर 43 तक भारत में वायसराय के रूप में कार्यरत रहे और उनका जो द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण ये चिन्हित है। कौन, ये लिनलिथ हुआ। अब बात करते हैं साथियों हम लोग लॉर्ड माउंटबेटन पर। तो वह ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और गणतंत्र भारत के क्या पहले गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने 1947 से लेकर 48 तक सेवा की और भारत के विभाजन की देखरेख की। तो किसके, ये माउंटबेटन के द्वारा। आइए फिर आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन जिम्नास्टिक से संबंधित है, ये आपको बताना। तो जिम्नास्टिक से कौन साथियों इनमें से संबंधित है। तो जिम्नास्टिक से दीपा कर्माता, साइना नेहवाल, पीवी
इंडस और मिताली राज, तो इनमें से कौन जो है आपका जिम्नास्टिक्स से संबंधित हो? तो जिम्नास्टिक्स से संबंधित हमारा दीपा कर्माकर जो है आपका जिम्नास्टिक्स से संबंधित है। ठीक है, चलिए फिर आगे देख लेते हैं, इससे रिलेटेड हमारा जो भी प्रश्न बनता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका दीपा कर्माकर जो है एक भारतीय कलात्मक जिम्नास्टर है, जिन्होंने आपका 2016 में रियो ओलंपिक में प्रदर्शन के बाद ध्यान आकर्षित किया है। दीपा कर्माकर जो जिम्नास्टिक्स से संबंधित है और जिन्होंने जो है आपका रियो ओलंपिक में काफ़ी क्या किया था आपका यहाँ पर जो है पदक से चूक गई थी, चौथे स्थान पर रहकर। चलिए फिर आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, समुद्री गाय या डुगोंग निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो समुद्री गाय या डुगोंग जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हमारे पाए जाते हैं मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं। कौन? ये समुद्री गाय या फिर आप डुगोंग, ये दोनों में से आप कह सकते हैं कि समुद्री गाय भी कह सकते हैं और डुगोंग भी कह सकते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? तो मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो साथियों ये मन्नार की खाड़ी अपनी समुद्री जैव विविधताओं के लिए जानी जाती है, और ये डुगोंग जिसमें से समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है, और प्रमुख निवास स्थान है कहाँ? ये मन्नार की खाड़ी में। अब साथियों हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इससे संबंधित। आइए, तो ये हमारा लक्षद्वीप समूह जो है, ये लक्षद्वीप समूह के बारे में जानते हैं। तो लक्षद्वीप सागर में स्थित द्वीपों का एक समूह है जो अपने विविध समुद्री जीवन के लिए जाने जाती है, लेकिन विशेष रूप से डुगोंग के लिए नहीं जानी जाती है। कौन? ये लक्षद्वीप। और कोरोमंडल तट पर बात करते हैं तो भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित यह द्वीप अपने समुद्री तटों और समुद्री गतिविधियों के लिए जाना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से डुगोंग निवास के लिए नहीं। उसी प्रकार से खंबात की खाड़ी पर बात करते हैं तो ये भी भारत के पश्चिम तट पर जो है स्थित है, और द्वीप अपनी ज्वारमुंद प्रणाली के रूप में जानी जाती है, और लेकिन ये डुगोंग के लिए महत्वपूर्ण उतना नहीं है। तो ये जो स्थान है यहाँ पर कोई डुगोंग का जो है यहाँ पर जिक्र नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? तो अगला क्वेश्चन हमारा है, आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों का कौन सा जो है व्यवस्थित कर सकता है? तो किसके द्वारा जो है आपका जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, जिसमें परमाणु द्रव्यमान यानी कि जो एटॉमिक मास है उसको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों इसमें से हमारा हो जाएगा आपका किसके द्वारा? तो मेंडलीव के द्वारा हमारा हो जाएगा, जो कि परमाणु का जो द्रव्यमान है यानी कि मास है उसको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। किसके द्वारा? ये मेंडलीव के द्वारा। आइए, और मोसले के द्वारा अगर बोला जाए तो मोसले के द्वारा हमारा जो एटॉमिक नंबर है उसके अनुसार जो है आपका पीरियोडिक टेबल को आपको जो दर्शाया गया था। ठीक है, तो मेंडलीव हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जिन्होंने जो है आपका आवर्त सारणी को द्रव्यमान के अनुसार में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। और साथियों इसके बारे में अगर देखा जाए तो पहली बार जो है 1869 में प्रकाशित हुई और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक उपकरण रही। आइए, अब आवर्त सारणी से रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे प्रथम आवर्त सारणी जो है यहाँ पर मेंडलीव की पहली आवर्त सारणी 1869 में प्रकाशित हुई, जिसमें जिस समय मात्र कितने तत्व ज्ञात थे? तो 63 तत्व ही उस समय हमारे पास जो है उपलब्ध थे, यानी कि उतना ही तत्व खोजा गया था। कब? 1869 में। अब पूर्वानुमान के अनुसार यहाँ पर मेंडलीव ने उन तत्वों को अस्तित्व और गुणों का पूर्वानुमान लगाया था जो उसकी तालिका में रिक्त स्थान भर देंगे, जैसे जर्मनियम, गैलियम और स्कैंडिनियम। इसको क्या कहा जाता है साथियों? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, एका एल्युमिनियम, एका जर्मनियम, ये कुछ जो है ये बाद में जो है आपका जोड़ा गया है, लेकिन इसके लिए जो है मेंडलीव साहब ने हमारे पहले से ही जगह छोड़ के रखे थे कि आगे भी जब हमारा तत्व खोजे जाएंगे वे इस स्थान पर जो है आपका व्यवस्थित किया जाएगा। ठीक, अब साथियों आधुनिक आवर्त सारणी पर चर्चा करते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के बजाय हम लोग परमाणु संख्या के आधार पर जो है व्यवस्थित किया गया है, और यह परिवर्तन जो है समस्थानिक खोज के बाद ये संभव हो पाएगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का समस्थानिक कितने होते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन सा आपको बताना है? ठीक है, जैसे ड्यूटेरियम, प्रोटियम और अगला जो भी होगा आपको बताना है। ठीक है, परंपरा यहाँ पर मेंडलीव। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है?
1874 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। तो 1874 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी गई थी। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो ये हमारा जो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, तो ये विलियम जोन्स के द्वारा करी गई थी। और आगे देख लेते हैं, आगे हम लोग का यहाँ पर चर्चा का विषय रहेगा जैसे चार्ल्स वुड, डेविड ग्रीन और सर जॉन शोर। तो सर जॉन शोर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सर जॉन शोर जो है यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी रहे थे और बाद भारत में जो है आपका बाद में गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, अब उतना ज़्यादा चार्ल्स वुड के बारे में उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, ये जो है वुड स्पेस से संबंधित है। चार्ल्स वुड जो सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के स्थापना की सिफारिश की गई थी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर कि भारत के संविधान के मुख्य वस्तुकार कौन थे। तो भारत के संविधान के हमारे मुख्य वस्तुकार कौन थे साथियों, तो मुख्य वस्तुकार इनमें से हमारा हो जाएगा आपका BR अम्बेडकर थे भारत के मुख्य वस्तुकार। आइए इससे रिलेटेड हम लोग के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देख लेते हैं। तो मुख्य वस्तुकार हमारा हो जाएगा कौन थे, तो BR अम्बेडकर थे और उनके द्वारा जो 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी नियुक्त हो चुके थे, जिसके तहत उनके मार्गदर्शन के रूप में प्रारूप समिति ने भारत का संविधान को तैयार किया। ठीक है, आपको बताना है कि प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे। ठीक है, तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या अगर पूछा जाएगा तो साथियों आपको बताना है टोटल 7 सदस्य थे। आइए, उसके भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो हमारे ये BR अम्बेडकर को कहा जाता है और उनके दो संविधान में नागरिकता, स्वतंत्रता, समानता और सामाजिकता न्याय की वकालत की गई थी। अब एस एन मुखर्जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो SN मुखर्जी जो है ये संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे और प्रारूप प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे मुखर्जी के द्वारा। अब JB कृपलानी जो है ये एक स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक, लेकिन सीधे तौर पर संविधान प्रारूप समिति में जो है इनका कोई रोल नहीं रहा था। अब उसी प्रकार से AV टक्कर के बारे में देखते हैं। तो यह भी हमारे प्रारूप समिति से जो है कोई संबंध नहीं रखते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है आपको स्क्रीन पर, समाचार पत्र केसरी किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो केसरी हमारे द्वारा ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है केसरी को प्रकाशित की गई थी। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो कि केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित की गई थी। आइए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि शुरुआत में 1881 मराठा साप्ताहिक के रूप में हुई थी, जिसके द्वारा यहाँ पर तिलक के विचारों और राष्ट्रवादी पर इन्होंने जो आपका प्रकाश डाला था। अब साथियों महात्मा गांधी पर थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इसके द्वारा हरिजन, इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया जैसे जो समाचार पत्र है ये महात्मा गांधी के द्वारा जो ये समाचार पत्र जुड़े गए हैं। किसके द्वारा, ये हरिजन, इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया, ये महत्वपूर्ण जो है महात्मा गांधी के द्वारा। उसी प्रकार से सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पर बात करते हैं तो साथियों ये भी हम लोग के केसरी से कोई संबंधित नहीं रहा है। अब शिशिर कुमार घोष का अगर देखा जाए तो शिशिर कुमार घोष हमारा अमृत बाजार जो है शिशिर कुमार घोष के लिए पत्रिका के रूप में जाने जाते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है साथियों, ये आपको बताना। तो इनमें से कौन सा जो है ये वृद्धि हार्मोन का तरह जो काम करता है, तो एड्रेनलिन, पीयूष, अंडाशय या फिर थायराइड, कौन सा हो जाएगा साथियों। तो इनमें से हो जाएगा हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 पीयूष ग्रंथि जो है ये हमारा वृद्धि हार्मोन के रूप में ये कार्य करती है। आइए अब इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं साथियों। तो पीयूष ग्रंथि जो है अक्सर मास्टर ग्रंथि के रूप में ये इन्हें जाना जाता है, जो कि आपका क्योंकि शरीर में थायराइड और एड्रेनल सहित अन्य हार्मोन को ये क्या करती है, ये नियंत्रित करती है। कौन, ये वृद्धि हार्मोन। उसी प्रकार से आगे देख लेते हैं ये जो पिट्यूटरी, आगे देख लीजिएगा। तो साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगला हमारा कुछ इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधिवृक्क ग्रंथि के बारे में अगर देखा जाए तो ये कार्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन का स्राव करती है। कौन? ये आधिवृक्क ग्रंथि, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं। ये कार्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन का क्या करती है? सिक्रेशन करती है, जो तनाव प्रक्रिया और रक्तचाप विनियमन में शामिल होते हैं। किसमें? ये तनाव प्रक्रिया, प्रेशर और ये रक्तचाप विनिमय के में ये शामिल होती है। कौन? ये आधिवृक्क ग्रंथियाँ। अब साथियों हम लोग पिट्यूटरी पर बात करते हैं तो विभिन्न शारीरिक क्रिया विनियमन करने वाले अन्य हार्मोन के साथ साथ वृद्धि हार्मोन का स्राव भी के लिए जिम्मेदारी कौन निभाती है? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि। अब साथियों अंडाशय पर चलते हैं तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन जो है, जो महिला में प्रजनन, स्वस्थ और मासिक धर्म चक्र विनियमन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? ये अंडाशय। अंडाशय में कौन सा? ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करती है अंडाशय। ठीक है, जो महिला में प्रजनन, स्वस्थ और आपका मासिक चक्र जो होता है उसको क्या करता है? रेगुलेट करने का काम कौन करता है? ये हमारा एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अंडाशय। अब साथियों हम लोग थायराइड पर चर्चा करते हैं तो थायराइड ग्रंथि, जिसको हम लोग T3 या T4 का उत्पादन करता है, और जो शरीर में चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म जो होता है, उसके बाद ऊर्जा उत्पादन और तंत्रिका संबंधित जो भी विकास को नियंत्रित करने का कौन कौन काम करता है? तो ये थायराइड ग्रंथि हमारा जो T3 और T4 जो है ये उत्पादन करता है, जो हार्मोन। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन से आपको इतना कुछ ध्यान रखना साथियों। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है? अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक जो है भागों तक जाता है? तो शरीर से हृदय से शरीर तक आपको ब्लड के बारे में ही यहाँ पर अगर बात करता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको रिलेट करके यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन को हल करना है। तो साथियों इनमें से कौन सा जो है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? तो इनमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आइए देख लेते हैं। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा आपका धमनी जो है। धमनी हमारा शरीर से जो है ब्लड को शरीर के सभी भागों या अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। धमनी वे रक्त वाहिकाएं जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों तक ले जाती है। ठीक है, मुख्य रूप से महाधमनी जो प्रमुख धमनियों के विभिन्न होती है और रक्त को विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम करती है। और साथ ही यह मोटी दीवारों, मोटी, लचीली और रक्तचाप को जो है सहन करने और नियंत्रित करने में सक्षम है। और शिराओं के विपरीत धमनियाँ उच्च दाब और रक्तचाप ले जाती है, जिससे जो है मजबूती, लचीली दीवारों की आवश्यकता होती है। ठीक, आइए इससे रिलेटेड हम लोग का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका बनेगा, जैसे उत्तक पर बात करते हैं तो उत्तक कोशिकाओं के समूह होते हैं जो एक विशिष्ट कार्य करते हैं। उत्तक क्या होते हैं? ये कोशिकाओं का एक समूह होता है, यानी कि ग्रुप होता है, जो विशिष्ट कार्य करते हैं। रक्त परिवहन में सीधे तौर पर शामिल ये नहीं होते हैं उत्तक। अब साथियों हम लोग सिरा पर बात करते हैं तो सिराएं वह वाहिनियाँ होते हैं जो रक्त को हृदय से क्या बोला जा रहा है, जो वो हृदय ले जाती है, जो अधिकांश उत्तकों से ऑक्सीजन रहित होता है। जो हमारा ऑक्सीजन रहित यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो हमारा जो ब्लड होता है उसको क्या करता है? वो शरीर के सभी अंगों से ले जाकर कहाँ? ये फिर से आपका कहाँ? हृदय तक पहुंचाता है। उसके बाद हृदय पंपिंग करने के बाद आपका कहाँ ले जाता है? ये आपको आपका लंग्स में ले जाता है। लंग्स से जो है आपका नाक के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब साथियों हम लोग लिम्फ पर बात करते हैं, यानी कि लसिका जिसको कहा जाता है। लसिका क्या है? स्पष्ट तरल पदार्थ है जो लसिका प्रणाली में प्रभावित होता है। प्रतिरक्षा प्रक्रियाओं में जो है अवशिष्ट उत्पादों के परिवहन में ये शामिल होता है। ठीक, लसिका क्या है? एक सरल तरल पदार्थ है जो लसिका प्रणाली में ये क्या होता है? प्रवाहित होता है, और प्रतिरक्षा क्रियाओं और अवशिष्ट उत्पादों के परिवहन में ये शामिल होता है। यानी कि जो प्रतिरक्षा जो क्रिया होता है और उसके बाद जो अवशिष्ट उत्पाद होता है उसको क्या करता है? उसको परिवहन यानी कि उसको ले जाने में जो है ये शामिल होती है। ठीक है,
आइए उसी प्रकार से अगला प्रश्न क्या है साथियों, आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस के बादल को क्या कहा जाता है। तो आकाशगंगा के अंदर जो हमारा धूल और आपका गैस के जो बादल होते हैं उसको किस नाम से जाने जाते हैं। आइए तो उसको साथियों हम लोग नेबुला के नाम से जानते हैं। किस नाम से, ये नेबुला के नाम से जाना जाता है। जो हमारे आकाशगंगा में जो धूलकण और गैस के जो विशाल बादल होते हैं उसको हम लोग नेबुला के नाम से जानते हैं। ये एक से अधिक नेबुला किसी भी मरते हुए तारे के जो विस्फोट से निकलती गैस और धूल से आती है, जैसे कि यहाँ पर सुपरनोवा, अन्य ऐसे क्षेत्र जहाँ पर नए तारे बनने की शुरुआत हो गए हैं। इस कारण से यहाँ पर जो है कुछ नेबुला को स्टार क्या नर्सरीज भी कहा जाता है। ठीक है, नेबुला धूल और गैसों से बने होते हैं जिससे अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम होता है, जिसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन और आपका हीलियम होते हैं। ठीक है, अब साथियों आगे हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे न्यूरॉन पर बात किया, सॉरी न्यूट्रॉन पर बात किया, न्यूट्रॉन तारे। तो न्यूट्रॉन तारा पर एक नज़र देख लेते हैं। जैसे सुपरनोवा के अवशेष से न्यूट्रॉन तारे अविश्वसनीय रूप से घने होते हैं, जिसका द्रव्यमान सूर्य से अधिक होता है लेकिन व्यास केवल 20 किलोमीटर होता है। ब्लैक ड्वार्फ पर बात करते हैं तो यह सिद्धांतिक तारकीय अवशेषों, विशेष रूप से एक सफ़ेद बोना, पर्याप्त रूप से ठंडा हो गया है और अब महत्वपूर्ण गर्मियों प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। नेबुला क्या होता है, नेबुला अंतरिक्ष गैस और धूल का एक बादल होता है जो अक्सर पास के तारों से आने वाले प्रकाश को क्या करता है, प्रकाशित करता है, या गैस का भीतर टकराव के कारण यह प्रकाश को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। कौन, ये नेबुला। ब्लैक होल क्या होता है साथियों, तो अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना मजबूत होता है कि कुछ भी यहां तक कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता है। विशाल तारों का क्या करता है, पतन का यह परिणाम होता है। ठीक है, यानी कि ब्लैक होल एक ऐसा जगह जहां पर गुरुत्वाकर्षण जो हमारा जी का मान होता है काफ़ी वहाँ पर मैक्सिमम होता है, जिसके वजह से जो है वहाँ पर कुछ भी जाता है तो वहाँ पर जो है बच नहीं पाता उसके एरिया से। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस प्रकार से हमारा क्लास जो है यहीं पर आपका आज समाप्त होता है। कैसा लगा क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों इस प्रकार से जो है आपको कंटेंट आपको डिटेल में उपलब्ध कराया जाता है। तो प्यारे साथियों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।